जा रहे हैं उसका नाम है द वे बैक। कहानी शुरू होती है किम हैंग नाम के आदमी से जो अपनी ज़िंदगी से परेशान हो चुका है। वो अपनी वही मीडियोकर लाइफ जीते जीते तंग आ गया है। उसके ऊपर से उसके सर पर इतने लोन है कि उसे खुदकुशी करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं दिखता। तो वो एक ब्रिज पर खड़ा होता है और रिवर से कूद जाता है, लेकिन वो मरने के बजाय एक ऐसे आइलैंड पे पहुंच जाता है जिसका एड्रेस दुनिया वालों को तो पता है, लेकिन उसने इसके बारे में कभी सुना ही नहीं है। अब जब उसकी आंख खुलती है तो वो काफ़ी दूर उसे खुद की ऑफिस बिल्डिंग दिखती है, जिसे देखकर वो खुद से कहता है कि शायद मेरी किस्मत में मरना लिखा ही नहीं है। वो उस जगह के चारों ओर घूमने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो उस जगह आकर रुक जाता है जहाँ से शुरू किया था। यह हमें पता चलता है कि ये आइलैंड दरअसल हैंग रिवर के बीचों बीच में है और ये एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है और इस आइलैंड पर वो बुरी तरह से अब फंस चुका है। लेकिन यहाँ पर अब ना तो उसके पास खाने को कुछ है और ना ही पीने को, पर इस चीज़ के बारे में वो कुछ और सोच पाता कि तभी उसे ख्याल आता है कि उसके पास तो फ़ोन तो है। वो फ़ौरन पुलिस को कॉल लगाता है और कहता है कि मैं एक आइलैंड पे फंस चुका हूँ। उसकी ये सब बातें पुलिस को मजाक लगती है, इसलिए वो फ़ोन काट देते हैं। इसके बाद वो अपनी एक्स को कॉल लगाता है, वो तो उल्टा उसे गाली सुनाने लगती है। लेकिन इसके बाद आता है क्रेडिट कार्ड सेल करने वालों का कॉल, जिन्हें किम अपनी मुसीबत शेयर करता है, पर वो अपनी स्क्रिप्ट पढ़ने में इतना बिजी होती है कि वो उसकी बात सुनती ही नहीं और कुछ ही देर में उसकी बची हुई बैटरी भी ख़त्म हो जाती है। यानी कि एक आखिरी उम्मीद भी उसके हाथ से चली गई थी। अब वो डिसाइड करता है कि वो तैर कर इस नदी को पार करेगा। वो धीरे धीरे पानी में उतरना चालू करता है और दूसरी तरफ जाने लगता है, लेकिन उसे तो तैरना ही नहीं आता है, इसलिए वो वापस उसी जगह आ जाता है जहाँ से उसने स्टार्ट किया था। अब कुछ देर बाद वो डिसाइड कर लेता है कि अब बस बहुत हुआ। वो खुद की जान लेने जा रहा था, वो फंदे को अपने गले में डाल ही रहा होता है कि तभी उसे पॉटी आ जाती है और वो सोचता है कि पहले पॉटी कर लेता हूँ, फिर आराम से मर लूंगा। पॉटी करते हुए उसे एक और ख्याल आता है कि वो तो यहाँ पे अकेला ही है, तो वो कभी भी मर सकता है और तब तक वो क्यों ना थोड़ा एंजॉय ही कर ले। वो वहाँ लगे फूलों को खाने लगता है। उसे फूल बहुत पसंद थे, वो बचपन में उन्हें बहुत खाता था। अब प्यास लगने पे वो उसी नदी का पानी पी लेता है। कुछ देर बाद अंधेरा होने लगता है और पुराने तरीके से वो आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नहीं जलती और फिर बड़े ही आराम से वो सिगरेट निकाल कर अपने लाइटर से जलाता है और कहता है कि वो सब डिस्कवरी वाले झूठ बोलते हैं। अब उसने आग भी जला ली थी। अब वो वहीं लेटा हुआ अपने सारे क्रेडिट कार्ड को देख रहा होता है, लेकिन अब उसे ये जगह अच्छी लगने लगी है। कम से कम यहाँ पे तो वो लोग नहीं है जो पैसे के पीछे भाग रहे हैं। उसे यहाँ सुकून मिल रहा था, इसलिए वो यहीं रहने का सोच लेता है। लेकिन उसे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि जितने भी दिन वो इस आइलैंड पर बिताने वाला है वो उसकी पल जिंदगी को बदलने वाले हैं। अब नेक्स्ट डे जब वो सोकर उठता है तो उसके सामने एक बोट जाती हुई दिखती है। वो उन्हें हाथ हिलाता है, उनसे मदद मांगता है, पर वो लोग समझते हैं कि ये कोई पागल है और यही इसका घर है, इसलिए वो उसे देख कर भी वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ किम उस आइलैंड को एक बार और छानता है, जहाँ पे उसे एक बोट मिलती है जिसे वो अपना घर बना लेता है। वो उसके अंदर सोते हुए खुद से कहता है कि हम मिडिल क्लास लोग अपना घर कभी नहीं खरीद पाते हैं, लेकिन आज मैंने खुद का घर बना लिया है। अब वो उसके अंदर बहुत ही आराम से सोता है, जिसके बाद वो खुद के खाने के लिए मछलियाँ पकड़ने जाता है, पर पकड़ नहीं पाता। वो डक पर भी ट्राई करता है, पर वो भी हाथ नहीं आती, तो उसे मजबूरन उसी टापू पे उगने वाले मशरूम ही खाने पड़ते हैं। और उसी दौरान उसके सर पे कुछ पंछी पॉटी कर देते हैं, तो वो खुद का सर धोने के लिए शैम्पू का यूज़ करता है जो झाग नदी में बहकर आ गया था, वो उसका इस्तेमाल करता है। तभी उसे फिश दिखती है जो मरकर ऊपर आ गई थी, तो आज के दिन का उसका इंतज़ाम हो गया था। अब उन मरी हुई फिशेस को खाने कुछ कबूतर आते हैं, पर वो उसे खाते ही मर जाते हैं क्योंकि उन्होंने जो फिश खाई थी उसके अंदर केमिकल थे। अब अगले दिन उसे वही मरी हुई कबूतर दिखती है, तो अब यहाँ पर उसका लंच का इंतजाम हो जाता है। खाने के बाद वो वहीं लेट जाता है और मन ही मन सोचता है कि कितना बोर हो रहा हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ ना करने में बहुत मज़ा आता है और मैं वही मज़े ले रहा हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है दूर कहीं एक टावर पर रहने वाली एक अनोखी किस्म की लड़की पर, जिसका नाम है जूली, जो किम की ही तरह है। बस फ़र्क इतना है कि वो वहाँ आइलैंड पर रह रहा है और यहाँ पे ये रूम पे रह रही है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जूली पिछले 13 सालों से अपने रूम से बाहर नहीं निकली है, इसलिए कहना गलत होगा कि ये उसका खुद का बनाया हुआ एक आइलैंड है। वो वहीं सोती है, खाती है, एक्सरसाइज सा दिखाती है, जैसे वो बहुत सी जगह घूमती है और बहुत शॉपिंग करती है। लेकिन दोस्तों रियल में वो फोटोज़ फेक होती हैं। अब यहाँ जूली के पास एक कैमरा भी है जिससे वो बाहर की दुनिया देखती है छुप छुप कर, लेकिन हेलमेट लगा कर। तो यहाँ जूली को मून बहुत पसंद है क्योंकि वो भी उसकी तरह अकेली है और उसके ऊपर एक दाग है जैसे कि उसके चेहरे पर। यहाँ जूली अपने घर वालों से भी बात नहीं करती सिवाय अपनी मॉम को छोड़कर। उसे लगता है कि उसके दाग की वजह से कोई उसे पसंद नहीं करेगा, इसलिए उसने खुद को रूम में बंद कर लिया है। अब एक दिन जब वो अपने कैमरा से बाहर देख रही होती है तो उसे वही टापू दिखता है जहाँ पे वो किम को भी देखती है। और ये वो समय चल रहा है जब वो उसी जगह पे खुदकुशी करने वाला था। तब से जूली उसकी सारी हरकतों पे नज़र रखती है और उसकी फ़ोटोज़ ले लेती है।
ये दोनों कहने को तो अलग हैं पर हैं एक ही जैसे। इन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि ये एक दूसरे के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। अब उसने एक किनारे पर एक बड़ा सा हेलो भी लिखा हुआ था, जिसे जूली देख लेती है और सोचती है कि क्यों ना वो उससे बात करे। वो आदमी भी उसी की तरह है, दोनों अकेले हैं और दुनिया के शोर से दूर है। लेकिन इसके लिए जूली को बाहर जाना पड़ेगा। क्या वो 13 साल बाद घर के बाहर निकलेगी? वेल, वहीं साइलेंट पर किम को दूर से आते हुए एक शिप दिखता है, लेकिन अब वो उसे देखकर चुप जाता है क्योंकि अब उसे वापस नहीं जाना है। इसी दौरान उसे वहाँ एक नूडल का पैकेट मिलता है जिसके अंदर बस एक नूडल मसाला था। अब उस मसाले को देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है और इसी चक्कर में वो उसके सारे इंग्रेडिएंट पर डालता है और उसे स्मेल कर करके नूडल को इमेजिन करने लगता है। पर अगले दिन जब वो सोकर उठता है तो सोचता है कि क्यों ना मैं खुद का नूडल बनाऊं। वो बहुत सारे प्लांट्स को तोड़कर उनसे नूडल बनाने की बहुत कोशिश करता है, पर अफसोस वो नाकामयाब रहता है। आखिर में उसे वो समय याद आता है जब उसकी माँ बचपन में यही नूडल्स खिलाती थी, लेकिन वो बार बार खाने से मना कर देता था। और फिर बड़े होकर भी उसने ऐसा ही किया, लेकिन आज उसे इनकी कीमत पता चल रही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर किम हार मानने वाले में से नहीं है। उसे एक आइडिया आता है। वो कबूतरों के वेस्ट मटीरियल को इकट्ठा करता है और उसमें से बीन्स को अलग कर देता है, वो भी खुद के क्रेडिट कार्ड की मदद से, जिसके बाद वो उन्हें खेत में गाड़ देता है। लेकिन वहां पर उसे बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं जिसे हटाने में उसके पसीने छूट जाते हैं। पर किम यहाँ कुछ अलग ही करता है। वो नोटिस करता है कि वो तो सॉल्ट जनरेट कर रहा है वो भी खुद के पसीने से, तो आगे जाकर वो उसका यूज करेगा। और इसके बाद वो उसी खेत में खुद का सूट का पुतला बनाकर लगा देता है और खुद से कहता है कि ये सूट हमें पूरी जिंदगी पुतला बनाकर रखते हैं, लेकिन आज मैंने देखो इसे खुद का पुतला बना दिया। एक्चुअली में दोस्तों, वो खुद के नूडल उगाने वाला था, इसलिए उसने इतना सब मेहनत करी थी। वहीं दूसरी तरफ हम जूली को देखते हैं, जिसने फैसला कर लिया था कि वो 13 सालों बाद सिर्फ उस आदमी के लिए बाहर निकलेगी जिसे ना तो उसने सही से देखा और ना ही जानती है। अब उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि उसे किम से बात करना चाहिए। उसे लगता है कि ये एक एलियन है और धरती पर रहने आया है, जिसने ब्लैक नूडल बहुत पसंद है। वो खुद से बोलती है कि क्या मुझे नासा से मदद लेना चाहिए, लेकिन वो पहले खुद उससे बात करना चाहती है। अब वो लोगों से छुपते छुपाते हुए हेलमेट लगाए हुए रात के अंधेरे पर उसी ब्रिज पर जाती है जिसके नीचे वो आइलैंड था, और एक मैसेज को बोतल में बंद करके नीचे फेंक देती है और फौरन आकर घर में उसके रिप्लाई का इंतजार करने लगती है। लेकिन उसका वो इंतजार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जूली के लिए समय का पहिया कछुए की तरह हो गया था, लेकिन वहीं जैक का समय किसी जेट की तरह भाग रहा था, जिससे साफ पता चल रहा था कि जिस काम में मजा आता है वही करिए, भले आप दूसरे की नजरों में अच्छे ना हो। अब देखते ही देखते 2 महीने बीत जाते हैं, लेकिन किम का कोई भी जवाब नहीं आता। लेकिन वो अब सर्वाइविंग स्किल में मास्टर बन चुका था। उसने हर चीज़ खुद के लिए बना ली थी। कुछ देर बाद उसकी नज़र उसके खेत में जाती है और उसकी मेहनत से उगाया हुआ पहला पौधा दिखता है। अब उसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसने कभी उम्मीद ही नहीं की थी कि वो एक दिन खुद की मेहनत से खेती करेगा। वो फौरन जाकर कुछ बॉटल ढूंढने लगता है जिससे वो पौधे को कवर कर सके, और उसी दौरान उसे वो बॉटल मिल जाती है जिसे अंदर जूली का मैसेज लिखा था। अब वो बाहर आता और उस बड़े से हेलो के पास खड़ा होकर कहता है कि जरूर मुझे कोई देख रहा है। आखिर वो बदनसीब आदमी कौन है जिससे मुझसे बात करने में इंटरेस्ट है। वो उस मैसेज का जवाब वही कॉर्नर पर लिखता है, हाउ आर यू, और वहीं साइड में बैठ जाता है। अब हर दिन की तरह जब जूली कैमरे से देख रही होती है तो उसे वो मैसेज मिल जाता है जिसका इंतजार उसने 2 महीने से किया था। ये देखकर वो बहुत ही खुश होती है, और इतना खुश वो पहले कभी नहीं थी। वो एक बार फिर बाहर जाकर उसे मैसेज भेजती है, पर इस बारी जब वो वापस घर आ रही थी तो असल में उसे बाहर की दुनिया का पहला एक्सपीरियंस होता है। उसे एक पेड़ पर बैठे कुछ तितलियां दिखती है। उसे हमेशा से नींद की दिक्कत थी, लेकिन आज उन फूलों को देखकर वो खुद ब खुद सोने लगती है। वहीं किम को उसका मैसेज मिलता है तो वो उसके जवाब में लिखता है कि फाइन, थैंक यू। अब किम को ये चीज़ पसंद आने लगी थी। उसे अब खुद का एक दोस्त मिल गया था जो उससे बातें करना चाहता था, पर आखिर ये है कौन, यही बात किम बार बार सोचता रहता है। और इसी बीच उसकी नज़र उसके खेत पर जाती है जिसमें एक बड़ा सा कॉर्नफ्लावर उग गया था, जिसके अंदर एक कॉर्न भी लग गया था। अब ये देखकर किम बहुत ही इमोशनल हो जाता है क्योंकि अब वो नूडल बना सकता है जिसका इंतजार उसने महीनों से किया था। वहीं जब जूली को इस बात का पता चलता है कि उसे नूडल बहुत पसंद है तो वो उसके लिए एक रेस्टोरेंट में कॉल करती है और कहती है कि क्या तुम नदी के बीच वाले टापू पर डिलीवरी कर सकते हो, और उसे एक्स्ट्रा पैसा देकर वो डिलीवरी करवा देती है। अब इतने महीनों से किसी इंसान को किम ने नहीं देखा, इसलिए जब वो उस लड़के को देखता है तो वो भूल जाता है कि कैसे बात करते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद वो उसे पूछता है कि ये किसने भेजा है, तो वो डिलीवरी बॉय बताता है कि एक लड़की ने। तो किम पूछता है कि वो कैसी दिखती है। वो लड़का कहता है कि मैंने भी उसे नहीं देखा है, तुम्हें पता चलेगा तो मुझे भी बता देना। अब यहाँ किम को ये तो पता चल गया था कि वो एक लड़की से बात कर रहा है जिससे उसे थोड़ी खुशी मिलती है, लेकिन वो सारे नूडल्स लौटा देता है। उसे ऐसा करते हुए जूली भी देख रही थी। अब वो डिलीवरी बॉय नूडल वापस लेके आता है तो जूली उसे पूछती है कि उसने क्या कहा।
तो वो कहता है कि उसने कहा है कि ये नूडल उसे उम्मीद देते हैं, इसलिए वो उसे नहीं खा सकता। पर यहाँ जूली उसे खाती है तो उसे समझ आ जाता है कि ये असल में उसे एक होप दे रहे हैं, एक बेहतर जिंदगी की, एक बेटर फ्यूचर की। वहीं दूसरी तरफ किम ने अब अपने उगाए हुए कॉर्न से नूडल बना लिया था और जब वो उसे पहली बार टेस्ट करता है तो उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं, क्योंकि उसने जो सोचा था सेम वैसे ही उसके महीनों की मेहनत आज रंग लाई है। दूर से जूली सारी चीज़ें देख रही थी जब और किम को उसके उगाए हुए नूडल्स के लिए कांग्रेट्स भी करती है। अब यहाँ हम देखते हैं कि जूली जिस कमरे में सोती थी वो बहुत ही छोटा था, लेकिन उसके लिए कंफर्टेबल था। लेकिन अब चीज़ें बदल गई है, उसे वहाँ नींद नहीं आती, इसलिए वो अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर आती है और बाहर ही सोती है। अब ये सब उसके लिए बहुत ही नया था। वो अपनी लाइफ में बदलाव ला रही थी और ये किम से बात करने की वजह से हो रहा था। उसने अपने रूम में एक किम का भी टॉय रख लिया था। वेल, कहानी आगे बढ़ती है और वो एक और मैसेज भेजती है कि उसने जो कुछ भी कहा है उसके लिए वो माफ़ी मांगती है, जिसे किम एक्सेप्ट कर लेता है और हंसने लगता है। लेकिन वहाँ जूली की आंखों में आंसू थे, उसे आज तक कोई समझ नहीं पाया था। लेकिन शायद एक आदमी जिसने ना तो उसे देखा और ना ही सुना है वो उसे समझने लगा है। कुछ दिनों बाद जूली सालों बाद अपनी मॉम से बात करती है और कहती है कि उसे भी कॉर्न उगाना है। ये सुनकर उसकी मॉम थोड़ा हैरान होती है, लेकिन उन्हें बहुत ही खुशी मिलती है कि उनकी बेटी ने उनसे बात की है। आगे हम देखते हैं कि जूली ने भी अपने रूम में प्लांट उगा लिए हैं जिसे वो हर रोज़ पानी देती है। वहीं किम अब प्रिटेंड करता है कि जब वो जूली से बात करेगा, जब उससे पहली बार मिलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। लेकिन आखिर में वो कौन है, उसका नाम क्या है, यही सवाल वो एक बार फिर से उस आइलैंड के कॉर्नर पर लिखता है, जिसे देखकर जूली के चेहरे पर एक बार फिर से स्माइल चली जाती है। उसने पूछा था कि वो कौन है, वो कैसी दिखती है, तो जूली एक बार फिर से वही करती है जो वो बीते सालों से करती आ रही है। वो अपने से बेटर लुकिंग लड़कियों की फोटो प्रिंट करके उसे सेंड करने जाती है, पर कर नहीं पाती। उसे लगने लगा था कि वो किम को धोखा दे रही है, इसलिए खुद को रोक लेती है, जिसकी वजह से अगले दिन किम को कोई भी जवाब नहीं मिलता और वो परेशान हो जाता है। अब अगले दिन किम गुस्से में लिखता है कि वो कौन है, अगर उसे ये नहीं बताना था तो उसने उससे बात क्यों करी। अब ये देखकर जूली उस रात जब वो लोगों से कोई और लड़की बन के बात कर रही थी तो लोग उसकी सच्चाई जान जाते हैं उसकी वेबसाइट पर और सभी लोगों से बहुत ही गालियां देते हैं और उनकी बातें पढ़कर जूली पूरी तरह से टूट जाती है। उसे अब पूरी तरह से यकीन होने लगा था कि वो बहुत बुरी है, उसने लोगों को धोखा दिया है, जिस वजह से वो उसी छोटे से रूम में जाकर खुद को लॉक कर लेती है। अब किम एक मैसेज का इंतजार में बैठा रहता है पर वो नहीं आता, लेकिन उसकी जगह बारिश आ जाती है जो पल भर में ही किम की महीनों की मेहनत बर्बाद कर देती है। वो अपने खेत को बचाने की लाख कोशिश करता है पर वो तबाह हो जाता है। उसका घर जो उसने अपनी लाइफ में पहली बार खुद से बनाया था वो भी बह जाता है, जिसके साथ ही उसकी ज़िंदगी की उम्मीद भी उसी तूफान के साथ कहीं दूर जा चुकी थी। अब अगले दिन वो उसी खेत में उदास होकर बैठा रहता है और तब जूली भी उसे ऐसी हालत में देखकर बहुत ही उदास हो जाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर नेचर को कौन रोक सकता है। कुछ देर बाद अब वहाँ पर कुछ अथॉरिटीज़ के लोग आते हैं जो कल के तूफान के बाद इस जगह को साफ करने आए थे, पर वो किम को देख लेते हैं और फ़ौरन अपने लोगों से उसके बारे में बताते हैं। अब उन्हें देखकर किम वहाँ से भागने लगता है, लेकिन आखिर में वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। अब किम उनसे बार बार कहता है कि प्लीज़ मुझे मत लेके जाओ, मुझे यहीं रहने दो, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मुझे किसी के जवाब का इंतज़ार है। पर वो उसे बताते हैं कि ये जगह रिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ कोई नहीं रह सकता है, और उसके ना मानने पर कुछ लोग तो उसे मारते भी हैं और उसे बनाई हुई हर चीज़ को तबाह कर देते हैं। अब दूर से जूली ये सब देख रही थी कि कैसे उन लोगों ने उसके बोट पर बैठा लिया है और उसे दूर लेकर जा रहे हैं। लेकिन यहाँ जूली के मन में एक सवाल उठना शुरू हो जाता है कि क्या अब वो उसे कभी दोबारा देख पाएगी, क्या वो उसे कभी मिल पाएगी। अगर वो यहाँ से चला गया इतने बड़े शहर में तो वो उसे कहाँ ढूंढेगी। उसके दिल में बस एक ही आवाज़ आती है कि यही आखिरी मौका है, अगर चला गया तो इंसान तुमसे बहुत दूर हो जाएगा। वो अपने सारे रूल्स को तोड़कर नंगे पैर ही भागते हुए 13 सालों में पहली बार बिना हेलमेट के लोगों के सामने आती है, पर इस समय उसे बस किम से मिलना है। उधर हम किम को देखते हैं जिसे उन लोगों ने लाकर एक रोड के किनारे छोड़ दिया था, जिसके बाद वो वहाँ से एक बस पकड़ लेता है जो कि उसके घर की तरफ जाती है। दूसरी तरफ जूली शहर के हर कोना कोना ढूंढ रही थी, कहीं भी उसे एक बार किम दिख जाए। अब वो उस आइलैंड के सबसे करीबी बस स्टैंड पर जाती है जहां किस्मत से उसे किम बस में चढ़ता हुआ दिख जाता है, लेकिन जब तक वो उसके करीब जाती है बस निकल चुकी थी। वो उस बस के पीछे पीछे भागती रहती है, लेकिन एक समय पर वो रुक जाती है, उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया था और अब वो वापस जाने लगती है। लेकिन तभी उसे एक अनाउंसमेंट सुनाई देती है कि शहर में ड्रिल प्रैक्टिस चल रही है, जिससे सारे व्हीकल कुछ ही देर के लिए रुक जाते हैं। अब ये सुनकर जूली बस भागना शुरू करती है और वो तब तक भागती रहती है जब तक वो बस के अंदर ना चढ़ जाए।
कुछ ही देर बाद वो बस के अंदर होती है और उसके सामने किम बैठा था। वो उसे बस देखती जा रही थी, लेकिन किम उसे पहचान नहीं पाता। उसने तो आज तक उसे देखा ही नहीं था। अब जूली उसे अपना नाम बताती है और उससे वही सवाल पूछती है जो लास्ट टाइम किम ने उसे पूछा था कि तुम कौन हो, जिसे यहाँ पर किम समझ जाता है कि ये वही है जिसे वो हर रोज बातें करता था। और ये जानकर किम रोने लगता है, उसके तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे। तभी अचानक से जी को अब एक साथी मिल चुका है जो उसके साथ रहेगा, और कुछ इसी तरह से दोनों एक दूसरे को पहली बार टच कर पाते हैं और ये कहानी यही खत्म हो जाती है। आपको